हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एक्सलेंट स्टडी में। दोस्तों, आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक का अध्ययन करेंगे हम। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। अर्थात संविधान जो है किसी भी देश के शासन प्रक्रिया के नियम का वैधानिक दस्तावेज होता है। भारत का संवैधानिक विकास भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन वह क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ है। भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। दूसरा, ब्रिटेन की सरकार क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। भारत का संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 के क्रम में 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। 1600 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान प्राप्त हुआ। 1757 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का विस्तार हुआ। 1757 और 1764 प्लासी और बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। अब यहीं से 1757 के बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना। प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। मद्रास बम्बई की प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन संसद संचालन हेतु 4 सदस्यीय परिषद गठित, निर्णय बहुमत से और बंधनकारी। गवर्नर जनरल को 2 मत, पहला सामान्य और दूसरा अध्यक्षीय। 1774 कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे बने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाया गया। अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी पर जो है ब्रिटिश का नियंत्रण चालू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसने का प्रयास किया गया। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज कहा जाता है। इस
एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग किए गए। व्यापारिक कार्य निदेशक मंडल, राजनीतिक कार्य नियंत्रण बोर्ड का गठन। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद 3 सदस्यीय हुई, निर्णय बंधनकारी नहीं रह गया। इसके बाद चार्टर एक्ट 1793, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने की व्यवस्था की गई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। चार्टर एक्ट 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत की शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च का प्रावधान किया गया। इन्हीं शर्तों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया, अर्थात अब विधि निर्माण का कार्य भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार जो पहले चाय तथा चीन में थी, वो भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया तथा भारत की परिषद में 4 सदस्य, पहले 3 हमेशा उपस्थित और चौथा के कानून बनाते समय होना चाहिए। इसी एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद चार्टर एक्ट 1853, जो यह अंतिम चार्टर अधिनियम था, संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी को नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। ऐसी विधियों पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। देखा जाए कि भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत संवैधानिक विकास हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अभी हम लोगों ने एक्ट का अध्ययन किया, इसमें से
परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अगर इस